हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर का नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ द प्लांट एज फैक्ट्रीज। यानी कि हम प्लांट को स्पेशली अबाउट द जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि अगर हमने किसी प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाई किया है तो उसको हम एज अ फैक्ट्री किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो फैक्ट्री यानी सबसे पहले फैक्ट्री का मीनिंग होता है ऐसी जगह जहाँ पे हम कुछ हमारी वांटेड चीज़ या फिर रिक्वायर्ड चीज़ को प्रोड्यूस करने वाले। अगर हमने किसी प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाई किया है तो हम इससे कौन कौन से प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं। फर्स्ट में आता है HGH। आपको एग्जांपल दिए हुए हैं काफ़ी सारे इसमें कि कौन से प्लांट से हम कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो कि ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। रिसर्च के बाद ये पता चला है कि ये हार्मोन को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इन द टोबैको प्लांट यूजिंग द जीन्स। ओके, या फिर RNA टेक्नोलॉजी को यूज करके हम इस हार्मोन को टोबैको प्लांट से प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद में आते हैं कुछ एंटीबॉडीज। अभी एंटीबॉडीज हमें क्यों चाहिए होता है? अगर हमें किसी इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ना है देन हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज होनी चाहिए। फिर अभी एंटीबॉडीज हमें कहाँ से मिल सकती है? ये एंटीबॉडीज हमें मिल सकती है अगर हम RNA टेक्निक का यूज करके किसी प्लांट से बना रहे हैं देन। फिर इस एंटीबॉडीज को हम यूज कर सकते हैं इन द इन्फेक्शंस, लाइक कुछ इन्फेक्शन जो कि हो सकता है फ्रॉम द HIV या फिर कुछ हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस वगैरह, इन सब के साथ। इसके बाद में नेक्स्ट वाला जो यूज़ है इसका दैट इज़ दी वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए डिफरेंट वैक्सीन्स को प्रोड्यूस करने के लिए भी हम इस RNA टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते थे। इसके बाद एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है दैट इज़ द सुपर ग्लू। सुपर ग्लू का क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप कहीं सी शोर यानी कि अगर समंदर के आसपास गए होंगे तो वहाँ पे कुछ मॉसेस होते हैं जो कि जो बड़े बड़े रॉक्स, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं समंदर के आसपास, इसको काफ़ी टाइटली स्टिक्ड यानी काफ़ी टाइटली चिपक कर रहते हैं। ये क्या होता है, इनमें नेचुरली ग्लू प्रेजेंट होता है जो इस मॉसेस को उन स्टोन्स के ऊपर काफ़ी पैकली स्टिक करके रखता है। ये इनका जेनेटिक पॉइंट हम यूज़ कर सकते हैं और एक सुपर ग्लू बना सकते हैं। सुपर ग्लू को हम कब यूज़ करेंगे? अगर कोई सर्जरी वगैरह का कंडीशन है जहाँ पे हमें दो स्किन को या फिर स्किन के लेयर्स को हील करना है, एक दूसरे पे स्टिक करना है। इस कंडीशन में स्टिकिंग के लिए हम इस सुपर ग्लू को यूज़ कर सकते हैं। ये एक इसका एग्जाम्पल हो जाता है यूज़ करने में। देन इसके बाद में आता है कुछ ट्रांसजेनिक प्लांट्स हम यूज़ कर सकते हैं जो कि ऑयल के प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे। अभी ऑयल का प्रोडक्शन कौन सा है? जैसे कि कॉड लिवर ऑयल, आपको पता है कॉड लिवर ऑयल जो कि हमें एक फिश से मिलता है और ये काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिटिव होता है। उसके कुछ एनकोडिंग जीन्स को यूज़ करके हम ट्रांसजेनिकली ऐसा एनिमल बना सकते हैं जो कि ऑयल को प्रोड्यूस कर सकता है। और न्यूट्रिशन के बारे में अगर हम सोचें तो उसका न्यूट्रिशन नियर अबाउट सेम हो सकता है जैसे कि कॉड लिवर ऑयल का न्यूट्रिशन होता है। इसके बाद में आता है कुछ ऐसे प्रोडक्ट हम बना सकते हैं जेनेटिकली या फिर जेनेटिकली इंजीनियर कर सकते हैं, जिसमें एक एग्जाम्पल है पॉपी, जिसके हमने देखा था कैनाबीज वगैरह। ये पॉपी क्या करता है? ये एक्चुअली में हमने इसको स्टडी किया था हमारे लास्ट वाले चैप्टर में, जिसमें हमने ड्रग अब्यूज़ में इसको स्टडी किया था। यस, पॉपी क्या करता है? ये काफ़ी ऐसे ड्रग्स प्रोड्यूस करता है मॉर्फिन वगैरह जैसे, जो कि काफ़ी ज़्यादा एडिक्टिव होते हैं। बट हावेवर इसका एक यूज़ होता है दैट इज़ दी अनाल्जेसिक, यानी कि ये पेन किलर है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेन किलर होते हैं। इसके लिए, इसके पेन किलर इफेक्ट के लिए जो भी इनकोडिंग जीन होता है, इस जीन को हम यूज़ करके कोई और स्ट्रॉन्ग पेन किलर बना सकते हैं, कोई और स्ट्रॉन्ग सीडेटिव बना सकते हैं। ये सब आता है प्लांट एज अ फैक्ट्री में। इसमें आपको ये सब पॉइंट्स याद रखने हैं। सिंपल प्लांट एज अ फैक्ट्री में आपको ये पॉइंट याद रखना है कि हमें प्लांट को किसी स्पेसिफिक आउटपुट के लिए अगर हम रेडी कर रहे हैं तो वो आउटपुट क्या हो सकते हैं और इसके लिए हमें कौन कौन से पॉइंट को कंसिडर करना है। सिंपल इसका मीनिंग ये है कि हमें किसी रिक्वायर्ड जीन को लेके कोई एक नया प्लांट बनाना है और उसमें ये जीन को इंसर्ट करना है ताकि हमें जो रिक्वायर्ड कैरेक्टर चाहिए ये हमें मिल सके। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है आपका ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूसिंग एडिबल वैक्सीन्स। काफ़ी सारे ऐसे ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं हमारे पास जिसको यूज़ करके हम कुछ एडिबल वैक्सीन्स बना सकते हैं। इसमें आता है स्पेशली बनाना वगैरह, जिसका यूज़ किया जा रहा है टू मेक द एडिबल वैक्सीन। यानी अभी एडिबल वैक्सीन क्या है ये हमने अच्छे से देखा हुआ है लास्ट लेक्चर में, आपको उसको अच्छे से रिवाइज करना है। इसके बाद में आते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। अभी ट्रांसजेनिक एनिमल, इसका क्या नीड है? ट्रांसजेनिक एनिमल का सिंपल यही नीड है कि हमें जो भी रिक्वायर्ड थिंग्स है हमें उसको उसमें इंसर्ट करना है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स में आते हैं कुछ एग्जांपल लाइक माइस है, रैट, रैबिट है, पिग है, शिप है, ये सब एनिमल्स जिसको हमने ये बनाया है यूजिंग द RNA टेक्नोलॉजी। अभी जो ट्रांसजेनिक एनिमल है इसका मीनिंग होता है ऐसे एनिमल्स जो हमने लैब में बनाए हैं यूजिंग
मॉडिफिकेशन या फिर इसमें हमने कुछ मॉडिफिकेशन किया है इसके जेनेटिक मटेरियल में, इन्हें कहा जाता है हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड या फिर आरडीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ ट्रांसजेनिक एनिमल। सो क्या क्या होता है इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स में, चलिए चल के देखते हैं। सो ट्रांसजेनिक एनिमल्स, अभी हमें देखना है कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स हमने क्यों बनाए थे। सो ट्रांसजेनिक एनिमल्स, इसमें हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल देखे कि कौन कौन से होते हैं हमारे ट्रांसजेनिक एनिमल। सो इसमें आता है फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमने देखा रैट या फिर माइस, सो इसके पीछे का एम क्या था। सो रैट एंड माइस के पीछे का एम ये था कि ये वाला जो हमने ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया है इसको हम यूज़ कर सकते हैं इन आवर रिसर्च। हमें रिसर्च करने के लिए काफ़ी एनिमल्स की नीड होती है, सो उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में आता है कि अगर हम किसी इसके बाद में है काऊ। सो काऊ के बारे में अगर हम बात करें, सो काऊ को हम ट्रांसजेनिक क्यों बनाते हैं। सो ट्रांसजेनिक बनाने के पीछे का एक रीज़न है कि इसको हम यूज़ कर रहे हैं एज अ बायोरिएक्टर। एज अ बायोरिएक्टर इसको यूज़ कर रहे हैं। फिर हमें चाहिए इसके पास से मिल्क प्रोडक्शन चाहिए, मिल्क प्रोडक्शन प्लस इसका जो मिल्क रहेगा ये फोर्टिफाइड रहेगा, यानी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन रहेगा, दैट्स वाई। इसके बाद में आता है फिश। सो फिश के अंदर भी फिश से हमें क्या मिल सकता है। सो फिश से हमें मिल सकता है मीट एंड प्लस ये जो मीट रहेगा ये मीट रहेगा प्रोटीन रिच, यानी मैक्सिमम प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होंगे। इसके बाद में आता है हमारे पास इन केस ऑफ हैन, अगर हम पोल्ट्री की बात करें, हैन की बात करें, सो हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग प्लस मीट, इन दोनों के रिक्वायरमेंट के लिए हमने हैन के डिफरेंट स्पेसीज बनाए हैं या फिर ट्रांसजेनिक स्पेसीज बनाए हैं। सो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने के पीछे यही एम था हमारा, और इस एनिमल को हमें यूज़ करना है हमारे पॉपुलेशन की नीड को फुलफिल करने के लिए, फिर चाहे वो न्यूट्रिशन को लेकर हो या फिर फूड को लेकर हो या फिर इसका अमाउंट के क्वांटिटी को लेकर हो। सो ये सब हमें मैक्सिमम अमाउंट में चाहिए, दैट्स वाई ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए हैं। फिर इसके बाद में आपको बुक में इसी को थोड़ा सा एलैबोरेट करके दिया हुआ है, आपको इसको सिर्फ एक बार रीड आउट करना है। सो ट्रांसजेनिक एनिमल जो कि फार्म एनिमल्स है लाइक काऊ या फिर बफेलो वगैरह, सो इसमें आपको दिया हुआ है इसके अंदर कि ऑन एन एवरेज कितना अमाउंट में इसका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा है। सो मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ही इन काउस को ट्रांसजेनिकली बनाया गया है। देन कुछ और एम जो कि सप्लाई किए जो कि फुलफिल होते हैं बाय यूजिंग द ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो इसमें इसी को वापस से दिया है। सबसे पहला है कि मीट का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए या फिर क्वालिटी ऑफ मीट को बढ़ाने के लिए मिल्क का क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों भी बढ़ाना है, दैट्स व्हाई ट्रांसजेनिक एनिमल को यूज़ किया जाता है। उसके बाद में आता है एग का प्रोडक्शन, अंडे, ज़्यादा से ज़्यादा अंडे मिले, इसलिए पोल्ट्री फार्म में भी जो है या फिर जो एनिमल यूज़ किया जाता है ये भी ट्रांसजेनिक होता है। देन इन केस ऑफ शीप, जो शीप होता है इससे हमें वूल मिलता है, सो वूल का क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों भी इंक्रीज या फिर एनहांस हुआ है। इसके बाद में आता है जो एनिमल्स है इनको डिसीज रेजिस्टेंस बनाया गया, यानी कि ये छोटे मोटे डिसीज के साथ इनको कुछ होने नहीं वाला, बिकॉज ये जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाए गए हैं। एंड कुछ फार्मास्यूटिकल्स या फिर कुछ बायोलॉजिकल्स का भी प्रोडक्शन हम इनके साथ कर सकते हैं। इसके बाद में कुछ ट्रांसजेनिक कैटल्स है जिसका फूड प्रोडक्शन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अगेन इसमें वही आता है एग्जांपल ऑफ द मिल्क, जो मिल्क रहेगा इसमें केसिन यानी कि जो मिल्क प्रोटीन है काफ़ी ज़्यादा रहेगा, नियर अबाउट 8 से 20% तक ज़्यादा इसमें केसिन पाया जाता है। इसके बाद में आता है कुछ ट्रांसजेनिक कैटल जिसका ह्यूमन थेराप्यूटिक्स के प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया गया है, यानी कि हमारे लिए कुछ मेडिसिन बनाने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। सो ये कौन कौन से होते हैं, सो चलिए इसके बारे में देखते हैं। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बाकी आपको ये पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है, सो आपको थोड़ा आपकी खुद के साइड से भी रीड करके कवर करना है। सो ट्रांसजेनिक कैटल जिसको हमें ह्यूमन के थेराप्यूटिक्स के लिए यूज़ करना है, सो दैट ट्रांसजेनिक कैटल्स फॉर ह्यूमन थेराप्यूटिक्स। अभी थेराप्यूटिक्स का मीनिंग होता है कि किसी डिसीज को क्योर करने के लिए। सो थेराप्यूटिक्स में ये आता है कि अभी काफ़ी सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। इनके मिल्क में क्या होता है, प्रोटीन। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए मस्ट है, इसेंशियल है या फिर 100% रिक्वायर्ड होते हैं, बट हमें मिल नहीं पाते। सो ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ करके हम ऐसे रिक्वायर्ड इसेंशियल प्रोटीन्स को
बना सकते हैं या फिर उसको हाई अमाउंट में बना सकते हैं उस एनिमल के मिल्क में, और फिर उसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें और कुछ एग्जांपल्स है लाइक द फैक्टर 9 जिसको यूज़ किया जाता है हीमोफीलिया के कंडीशन में। सो कुछ ऐसे एनिमल है जिनके मैमरी ग्लैंड में ये वाला फैक्टर प्रोड्यूस किया जा सकता है। सो ये एक एग्जाम्पल होगा कि ट्रांसजेनिक एनिमल को किस तरह से हमने हमारे थेरेप्यूटिक के लिए यूज़ किया है या फिर डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया है। इसके बाद में आता है 1990 ट्रेसी। इन्होंने क्या किया था कि एक ट्रांसजेनिक काऊ बनाया था स्कॉटलैंड में, और इसका जो मिल्क था, इसके मिल्क में कुछ थेराप्यूटिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो हमारे ह्यूमन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल थे। उसके बाद में कुछ एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन। अभी एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए एनिमल को किस तरह से यूज़ किया जाता है, जैसे आपको पता है कि एंटीबॉडी जिसे हम शॉर्ट में एबी बोलते हैं, ये कब प्रोड्यूस होता है? ये तभी प्रोड्यूस होता है जब कोई पैथोजन इन्वेड होता है हमारे बॉडी में। फिर ये इन्वेड किया हुआ पैथोजन क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को एक्टिवेट करता है या फिर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को एक्टिवेट करता है। जैसे ही हमारी इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिवेट होती है, फिर हमारे पास एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है। सेम यही साइकिल होता है एनिमल्स में भी। फिर इसके लिए क्या किया जाता है, मान लीजिए कि अगर काऊ है, ट्रांसजेनिक काऊ है, सो इस काऊ के अंदर क्या करते हैं, इसमें इन्वेड किया जाता है आर्टिफिशियली जो हमारा पैथोजन है डिसीज का, या फिर अगर हमें किसी डिसीज का एंटीबॉडी चाहिए, उस स्पेसिफिक डिसीज के पैथोजन को इस काऊ में इन्वेड किया जाता है। फिर काऊ में ये एंटीबॉडी इन्वेड या फिर ये काऊ में फिर क्या होता है, इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है और ये स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। फिर इस एंटीबॉडी को यूज किया जाता है टू मेक दी, या फिर इस एंटीबॉडी को यूज किया जाता है फॉर द ह्यूमन एप्लीकेशन, या फिर ह्यूमन में इस एंटीबॉडी को इंड्यूस किया जाता है उस स्पेसिफिक डिसीज के रेजिस्टेंस के लिए, या फिर उस स्पेसिफिक डिसीज को उस डिसीज के साथ फाइट करने के लिए यूज किया जाता है। सो इस तरह से ह्यूमन कुछ भी करता है अपने खुद के सेल्फिश यानी खुद के मतलब के लिए। क्या किया है, देखो ट्रांसजेनिक एनिमल या फिर ट्रांसजेनिक कैटल को सिंपल जो भी पैथोजन है इसके साथ इन्वेड कर दिया, फिर उसके बॉडी में जो भी एंटीबॉडीज बनी थी इसको एक्सट्रैक्ट आउट किया है और खुद के हेल्प के लिए यूज किया है। इसके बाद में आते हैं ट्रांसजेनिक शीप्स। सो वही आता है ट्रांसजेनिक शीप, इसका यूज होगा फॉर द बेटर प्रोडक्शन ऑफ द वूल, या फिर वूल की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बढ़ाने के लिए, एज वेल एज इसको यूज किया जाता है एज अ बायो रिएक्टर और ग्रो। और जो भी शीप है इसका एक और यूज होता है कि इसका जो मीट है इसको भी यूज किया जाता है या फिर इसको एज अ फूड यूज किया जाता है, सो उसके लिए भी एक यूज हो जाता है। देन कुछ बैक्टीरियल जीन्स होते हैं जो कि बायोसिंथेसिस करते हैं सिस्टीन प्रोटीन का या फिर सिस्टीन अमाइनो एसिड का, जो कि यूजफुल होता है केराटिन के प्रोडक्शन में। केराटिन यानी जिस प्रोटीन को लेकर के हमारे बॉडी में कुछ डेड सेल्स बनते हैं, जिसमें आते हैं हमारे नेल्स है, हेयर्स है, ये सब आते हैं। सो ये तो दोनों जो जीन्स होते हैं सिस्ट ई एंड सिस एम, ये दोनों भी इन्वॉल्व होते हैं सिस्टीन के प्रोडक्शन के लिए, और यही प्रोड्यूस करते हैं केराटिन प्रोटीन का, जो कि पाया जाता है हमारे वूल में, और वूल हमें मिलता है शिप से। नाउ ये दोनों भी जीन को आइडेंटिफाई किया गया, इसको क्लोन किया गया और इसको शिप में इंड्यूस किया गया ताकि जो शिप है ये इम्प्रूव क्वालिटी का वूल दे सके। ओके, अभी वूल यानी जो शिप का बाहरी लेयर होता है जो एक्चुअली इसके बाल ही होते हैं या फिर केराटिन प्रोटीन से बनाया हुआ उसका एक लेयर होता है। सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वुल मिले इसलिए क्या किया गया, दो जीन होते हैं शिप के पास, दैट इज या फिर हमारा जो सिस्टीन प्रोटीन है इसको बनाने के लिए, दैट इज दी सिस एम, एक होता है सिस एम और एक अनदर प्रोटीन है दैट इज सिस ई। सो ये दोनों मिलके क्या करते हैं, सिस्टीन बनाते हैं, और ये जो सिस्टीन अमाइनो एसिड है यही फिर हमें केराटिन देता है। केराटिन इंपॉर्टेंट होते हैं टू मेक दी हेयर्स या फिर हेयर के प्रोडक्शन एंड ग्रोथ के लिए। सो अगर हमने ये वाला जीन ऐड कर दिया किसी वुल में, सो अल्टीमेटली ये साइकिल रन अप होगी और ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्वालिटी प्लस क्वांटिटी ऑफ वुल, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द वुल जो है ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। सो ये एक एग्जाम्पल है कि हम शिप को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में आता है पिग्स। सो पिग में हम ट्रांसजेनिक पिग का यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे। सो सबसे पहले ट्रांसजेनिक पिग एक एनिमल, एक लैब एनिमल के तौर पे भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। प्लस जो पिग है ये एक ऐसा एनिमल है जिसके ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ को हम ह्यूमन ट्रांसप्लांट में भी यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर दैट
इसी को जेनो ट्रांसप्लांटेशन भी कहा जाता है कि उसके कोई बॉडी पार्ट हम भी यूज़ कर सकते हैं इसका मीट प्रोडक्शन एज वेल एज बायोरिएक्टर के रूप में भी यूज़ किया जाता है। सो ट्रांसजेनिक पीक का ऑब्जेक्टिव है कि हमें इससे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मीट मिल सकता है और मैक्सिमम इसको हम एज अ बायोरिएक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। प्लस इसके कुछ ऑर्गन्स है लाइक हार्ट वगैरह, इसको भी हम जेनो यानी इसको हम जेनोप्लास्ट या फिर जेनो ट्रांसप्लांट के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं ह्यूमन के एप्लीकेशन के लिए। इसके बाद में आता है ट्रांसजेनिक फिश। तो फिश का यूज़ हमें कहाँ करना है? अगेन फिश काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिटिव होती है। सो फिश के हमें मीट से काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल सकता है और इसके मीट में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन हो सकता है या फिर होता है। सो क्वालिटी वाइज एंड क्वांटिटी वाइज मैक्सिमम प्रोटीन मिले या फिर मैक्सिमम हमें इससे फूड मिले, इसके लिए हमें फ़िश को हमने ट्रांसजेनिकली डेवलप किया है। अभी इसमें कुछ फ़िश के एग्जांपल्स है जो आपको याद रखने हैं, जिसमें आता है साल्मन है, कैटफिश है, गोल्ड फिश है। सो इन सबको हमने यूज़ किया है। सबसे पहला मेन एम था कि हमें इससे जो मीट मिलता है ये हाई होता है प्रोटीन में, इसके लिए यूज़ किया है। अगेन कुछ और इसके यूजेस है जिसमें आता है कि कुछ ग्रोथ हार्मोन से या फिर कुछ एंजाइम से, कुछ काफ़ी न्यूट्रिटिव ऑयल से जो हमें इससे मिलते हैं। सो हम इसको भी इसे भी हमने ट्रांसजेनिकली डेवलप किया है। इसके बाद में आता है ट्रांसजेनिक चिकन। अगेन अभी चिकन है, सो चिकन का मेन एम होता है कि हमें इससे मीट मिलता है जो कि एक फूड का पार्ट है एंड अगेन एग्स भी मिलते हैं। सो एग एंड मीट इन दोनों के लिए हमने चिकन को ट्रांसजेनिकली मॉडिफाई किया है। इसमें भी ये आता है कि चिकन से जो हम एग या फिर मीट को कंज्यूम कर रहे हैं ये एग एंड मीट प्रोटीन में हाई रहे और इसमें कोलेस्टेरॉल कम रहे, ओके, ताकि हमें बस न्यूट्रिशन मिले, इसका साइड इफेक्ट ना हो, इसलिए भी इसको ट्रांसजेनिकली मॉडिफाई किया गया है। सो यहाँ तक हमने आज देखा। भी आने वाले लेक्चर में हम बायो इथिक्स बायोपायरेसी के साथ स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, रिवाइज कीजिए। ये पूरा चैप्टर काफ़ी थ्योरेटिकल है, आपको इसमें से बस पॉइंट्स याद रखने हैं, कुछ ज़्यादा इस पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसमें काफ़ी कम क्वेश्चंस बनते हैं, तो जैसे क्वेश्चन बनते हैं अकॉर्डिंग टू दैट आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।